दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द साइंस विद विष्णु सक्सेना। आज जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का अपना 5th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आपसे बोला गया था पिछले लेक्चर में कि अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो लेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक में से गिना जाता है। कैसे? तो ये आपके थ्योरी से रिलेटेड और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से भी रिलेटेड, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ से फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले समझते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स लॉ आपका केवल और केवल एक रिलेशन है। क्या है? तो ओम्स लॉ एक रिलेशन को शो करता है। किसके किसके बीच में? तो ये भी किसको शो करता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस और आई करंट। हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस करंट के बारे में। तो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज नोन एज ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ भी और आई के बीच का रिलेशन है, ठीक। जैसे ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब एक सर्किट में मान लीजिए जो करंट आई पास कर रहा है और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाइड हो रहा है भी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब तक? जब तक इनका जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड नहीं हो जाए। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट और अप्लाइड किया गया पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हम सब जानते हैं कि यदि करंट बढ़ाएंगे तो जिस रेट से करंट बढ़ाएंगे उसी रेट से पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। जिस रेट से करंट हम लोग घटाएंगे उसी रेट से आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, वहां से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो करंट होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये हम लोग बोल सकते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब तो यही ना हुआ कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक। क्या इसको हम लोग अपने से लिखना चाहे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। बात देखिए, ये हो या ये हो, दोनों एक ही रेट से बढ़ने वाला है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हम सबको पता है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म हमारा आएगा और यहाँ पर कांस्टेंट आर आता है आई। ये आया एक फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब सवाल होता है कि ये क्या है? तो ये तो कांस्टेंट है ही, कांस्टेंट तो है क्योंकि साइन हटाया है प्रोपोर्शनल का, तो कांस्टेंट हमारा आर आया है। इस आर का नाम है रेसिस्टेंस। इस आर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जब यहां से ध्यान से देखिएगा, आपके यहां से तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर आ गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू करंट, एक सर्किट के बारे में, ठीक है। यहां से आप R को भी क्या लिख सकते हैं? क्या हम लोग R इज इक्वल टू V बाई आई लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू V बाई आई। और ये R है क्या? तो हम लोग अभी पढ़े कि ये R है क्या? तो भाई कांस्टेंट है। अगर ये R कांस्टेंट है, मतलब जो रेसिस्टेंस यहाँ पर है ये R कांस्टेंट है, यानी ये R किसको देगा? तो V बाई आई को दे रहा है। यानी रेशियो ऑफ करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द R, मतलब कांस्टेंट। यानी जो भी वैल्यू V बाई आई का आएगा एक सर्किट में, जो भी वैल्यू करंट का होगा और जो भी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस का होगा, उनका जब भी हम लोग क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे V बाई आई, तो वो आपका एक टर्म देगा, वैल्यू देगा R का, जो कि क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारा यही निकल कर आया कि R का वैल्यू हमेशा सर्किट में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस रेट से V बढ़ाएंगे अपने आप करंट उसी रेट से बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि मान लीजिए ये पहले 2 था और ये पहले आपका 3 था, ठीक है, तो रेशियो हम लोग निकाले, R का वैल्यू आया 2/3। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, ठीक, तो जिस रेट से बढ़ाएंगे उसी रेट से आपका आई भी बढ़ जाएगा। तो इसको अगर डबल कर रहे हैं हम लोग, तो डबल करेंगे तो ये हो गया मान लीजिए 4, तो ये भी तो कहेगा भाई हम भी डबल होंगे, क्योंकि हम तुम्हारे ही रेट से बढ़ने वाले हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग होते हैं, ठीक। तो ये भी क्या करेगा? डबल होगा, तो ये हो जाएगा 6। और जब रेशियो निकालिएगा, R का वैल्यू कैसे निकलता है? V बाई आई से,
तो ये हो गया न्यू आपका वोल्टेज और न्यू करंट। तो 4/6 यानी कट कर फिर से क्या आने वाला है आपका, फिर से रिड्यूस होकर आएगा 2/3। तो ध्यान से देखिएगा, करंट ये हुआ या ये पोटेंशियल डिफरेंस नया करंट, पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस और पहले ये करंट था, तो 2/3 रेशियो आर का 2/3 ही आया। नया जो करंट आया और नया जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, 4 नया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट नया 6, तो ये भी कट कर रेशियो क्या दिया 2/3 ही दिया। तो क्या यहाँ से पता चला कि आर का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। या अब कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जिस रेट से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उसी रेट से करंट भी बढ़ जाएगा, तो रेशियो तो हमेशा इक्वल ही ना होगा। और यही चीज तो बोला था कि यहां से निकाले तो आर हमारा कांस्टेंट तो आएगा ही, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो कांस्टेंट ही आएगा। आर है क्या, तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, V/I निकल सकता है। इसका मतलब आर तो कांस्टेंट है, यानी V/I का वैल्यू एक सर्किट में हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन और फॉर्मूला के बाद आता है वो कौन सा चीज है, तो वो आपका आता है क्या, तो ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का ग्राफ। और भाई जब आप खुद से जरा बताइए कि ये ओम्स लॉ का अगर ग्राफ बनाना होगा तो ये है क्या, कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का ग्राफ कैसे शो होता है ग्राफ पर, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को वो शो करता है। यानी यहाँ पर तो याद रखना होगा कि इसका मतलब जो भी ओम्स लॉ का ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। क्यों, क्योंकि आर क्या है, कांस्टेंट, और यही ना शो कर रहा है V और I के बीच का रिलेशन, दोनों का रेशियो। यानी ओम्स लॉ का जब भी ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो दिखाई देगा हमें स्ट्रेट लाइन। कैसे बनाएंगे अब ये ध्यान से देखिएगा। अगर हमें ग्राफ बनाना होगा तो हमें दो चीज तो चाहिए, एक हमारा x एक्सिस का वैल्यू और एक हमारे y एक्सिस का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक हम लोग डालते हैं ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ का हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के पहले तो हम लोग दोनों एक्सिस बना लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। बन गया हमारा x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये क्या है, ओरिजिन है। अच्छा, हमें जब ग्राफ बनाना है तो x पर भी वैल्यू चाहिए और y पर भी वैल्यू चाहिए। तो रिलेशन ओम्स लॉ का ग्राफ बनाना है, यानी किसके किसके बीच का रिलेशन, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के रिलेशन से ना हमारा आर आया था कांस्टेंट टर्म। लेकिन एक्चुअल में ओम्स लॉ तो रिलेशन केवल V और I में शो करता है। यानी हम क्या करेंगे, तो यहां पर करंट को डाल देंगे x एक्सिस पर, I करंट एक पर डाल दिए, और यहां पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डाल देते हैं V को, किस पर, y एक्सिस पर। ठीक है, अगर मान लिया जाए, पहला देखते हैं कि अगर सर्किट में हमारा करंट है 1 एम्पियर और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। ठीक, तो यदि करंट को हम लोग डबल करें यहां पर 2 एम्पियर, तो ये भी तो डबल होगा, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है क्या, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 1 था तो ये 2 था सर्किट में, ये डबल हुआ तो ये क्या कहेगा, हम भी डबल होंगे, तो इसको भी डबल कर दीजिए, कितना हो गया 4 वोल्ट। ये फिर मान लीजिए 4 एम्पियर, तो ये भी डबल होगा, हो जाएगा 8 एम्पियर। फिर क्या हुआ, ये आपका मान लीजिए 8 एम्पियर ये हुआ, तो ये क्या होगा 16 एम्पियर हो जाएगा, डबल होते जाएगा। ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, जिस रेट से भी डबल, जिस रेट से बढ़ेगा आई उसी रेट से भी बढ़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हम लोग को क्या पता है कि अगर हम लोग R का वैल्यू निकाले तो V/I करना होगा, और ये R क्या आना चाहिए, हमेशा ये R कांस्टेंट होता है ओम्स लॉ के फॉर्मूला में, हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी अगर हम लोग V और I, यहाँ का V और यहाँ का I लेते हैं, दोनों एक साथ आएगा, तो R का वैल्यू वही आना चाहिए जो इस V और इस I के साथ आना चाहिए, इस V और इस I के साथ भी वही R आना चाहिए, और इस V और इस I के साथ भी वही R आना चाहिए, सेम कांस्टेंट वाला, तभी होगा कि हमारा हाँ ग्राफ सही है, या ओम्स लॉ को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग देखें यहाँ पर इस 1 और इस 2 से एक पॉइंट को बनाया जाए तो क्या हमारा वो पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर 2 एम्पियर और 4 वोल्ट से हम लोग पॉइंट बनाए तो ये हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पर आने वाला है, इस साइड। यहां पर मान लीजिए बन गया। ठीक है, यहां से अगर पॉइंट बनाया जाए इन दोनों से तो यहां पर बनने वाला है
अगर इससे बनाया जाए पॉइंट तो यहां पर बन गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो 1 2 का है, 2 4 का है, 4 8 का ये पॉइंट है और 8 16 का ये पॉइंट है। लेकिन अगर इस पॉइंट को हम लोग एक दूसरे से लिंक किया जाए, ज्वाइन किया जाए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, है कि नहीं है? एक दूसरे को क्या शो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। और यही स्ट्रेट लाइन क्या है? तो ये हमारा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को ये शो कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिएगा, अगर ये रेसिस्टेंस है तो यहां वाला पॉइंट को क्या आर हम लोग निकालना होगा। मान लीजिए रेसिस्टेंस स्ट्रेट लाइन शो करेगा, और कैसे पता चला कि ये रेसिस्टेंस है? क्योंकि रेसिस्टेंस हमारा ओम्स लॉ में कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का ही ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और वैसे भी करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के रिलेशन से हमारा क्या निकलता है? रेसिस्टेंस से निकलता है। निकाल कर देख लीजिए। अगर इसमें ध्यान चेक करना है हमें, इन दोनों को लीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट लिए और करंट कितना लिए? 1 एम्पियर। रेशियो क्या आएगा? 2 आएगा, रेसिस्टेंस 2 आएगा। ठीक, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है 2 ओम। अगर दूसरा लिया जाए ये वाला दोनों का, तो फिर से अगर आर हम लोग निकाले तो 4 वोल्ट और 2 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट और 2 वोल्ट कट कर कितना आएगा? एम्पियर। कट कर कितना आएगा? 2 ओम ही आने वाला है। ठीक, अगर 8 और 4 को लिया जाए तो फिर R/8/4 यानी फिर से 2 ओम आने वाला है। ठीक, अगर 16 और 8 को लिया जाए तो फिर से जो R आएगा 16/8 यानी 2 ओम ही आने वाला है। तो ध्यान से देखिए, पहला केस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सब में R का वैल्यू क्या है? 2 ओम 2 ओम 2 ओम। इसका मतलब कांस्टेंट है। वही तो ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि आर का वैल्यू हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये आपका हो गया ग्राफ। ठीक है, क्लास 10 तक याद रखिएगा, आप फ्री हैं यहाँ पर भी वोल्टेज लेने के लिए और यहाँ पर करंट लेने के लिए। लेकिन ट्राई कीजिएगा कि आप एग्जाम में यहाँ पर वोल्टेज लें और यहाँ पर क्या लें? करंट लें। क्योंकि अगर वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं और एक्स पर करंट, तब आर का वैल्यू आ गया आपका V/I। ये y और ये x को शो करता है। लेकिन यदि करंट को आप यहाँ लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर, तब r का वैल्यू आपको लिखना पड़ जाएगा क्या? I/V, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा r का वैल्यू होता है क्या है? V/I। तो ये जो I/V आएगा ना, अगर यहाँ पर करंट लेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, तब जो I/V आएगा ये हमारा 1/R के नहीं इक्वल हो जाएगा। इसको रिवर्स करेंगे तो I/V ना होगा, 1/R करेंगे तो I/V, तब आपका 1 क्या हो जाएगा? R। कौन? जब आप करंट यहाँ लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लेंगे तो। ठीक है, लेकिन क्लास 10 तक इतना आपको नहीं देखना है, इतना नहीं सोचना है, कोई कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन 12th में जैसे ही आप जाइएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको ये सब पॉइंट देखना पड़ जाएगा कि हमें जब भी पोटेंशियल डिफरेंस लेना होगा रेसिस्टेंस के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ही लेंगे करंट, यहाँ लेंगे एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये वाई एक्सिस को और नीचे वाला एक्स एक्सिस को शो करता है। तो आर का वैल्यू V/I होता है, न कि I/V होता है। ठीक है, तो 1/R का वैल्यू I/V हो जाएगा। तो ये है रेसिस्टेंस और ये आपका है कंडक्टेंस। 1/R क्या है? कंडक्टेंस को शो करता है। ठीक है, याद रखिएगा 1/R आपका जो है कंडक्टेंस होता है, जिसको कैपिटल G से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, यानी एक चीज आप जान जाइए, R इज इक्वल टू होता है V/I जो कि रेसिस्टेंस है, और G इज इक्वल टू होता है, या आपको कैपिटल C से भी डिनोट किया जाता है, I/V। ये क्या है? तो कंडक्टेंस, और ये है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ओम्स लॉ का ग्राफ यही आपका है। एग्जाम में आता है कि ओम्स लॉ का ग्राफ बनाइए, सिंपल सा बनाइए, और नहीं तो एक और टाइप आता है, डायरेक्ट आपका ग्राफ दे देगा। ठीक है, और पूछेगा कि आप रेसिस्टेंस निकालिए। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको तो V/I ही ना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अगर आप V ले रहे हैं 16, तो इसी पॉइंट वाला I लीजिएगा। अगर आप V ले रहे हैं 8 वाला V ले रहे हैं, देखो ये वोल्ट होगा ना। ठीक है, 8 वोल्ट वाला अगर ले रहे हैं आप पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसी पॉइंट वाला आप करंट लीजिएगा 4 एम्पियर का, तभी आपका रेसिस्टेंस सही निकलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं अब रेसिस्टेंस होता क्या है। आर का वैल्यू तो देख लिए कि चलो भाई रेसिस्टेंस हमारा मिल गया कि हाँ ये एक कांस्टेंट टर्म है, लेकिन आर को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग?
ठीक है, यानी अगला टॉपिक आप डाल लीजिए रेसिस्टेंस। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला टॉपिक है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए रेसिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस है क्या, तो हमारे जो वायर इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कंडक्टर का, उस रॉड का ये एक प्रॉपर्टी होता है। कौन? रेसिस्टेंस। काम क्या है इस प्रॉपर्टी का, तो इस प्रॉपर्टी का बस इतना काम है कि ये फ्लो ऑफ करंट को बढ़ने नहीं देगा, यानी फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। ठीक है, मतलब इसका काम रेस्ट्रिक्शन का है, रोकने का काम है। किसको रोकता है? तो फ्लो ऑफ करंट को। कहां? तो सर्किट में फ्लो करने से रोकता है। यानी रेसिस्टेंस है क्या, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर which opposes the flow of current in it। ठीक है, यानी ये प्रॉपर्टी है हमारे वायर का जो क्या करता है, तो फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। कौन? रेसिस्टेंस। इसका डिनोशन है कैपिटल आर। ठीक है, अब जान जाइए, अभी फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ गए, R इज इक्वल टू V बाई क्या होता है, I, रेसिस्टेंस का। ठीक, इसका एसआई यूनिट का बात किया जाए यदि, तो एसआई यूनिट इसका होता है ओम, जिसको हम लोग इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया रेसिस्टेंस के बारे में। जो अब रेसिस्टेंस से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा आता है फैक्टर्स इफेक्टिंग रेसिस्टेंस। यानी वो कौन कौन से फैक्टर है जो क्या करते हैं, तो एक रेसिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। यानी हमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा कि व्हाट फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेसिस्टेंस। और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो हमें फैक्टर्स इफेक्टिंग रेसिस्टेंस में केवल 4 पढ़ना है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, तो 4 पढ़ना है आपको। कौन कौन? तो पहला हमारा आता है लेंथ ऑफ वायर और कंडक्टर, उस वायर के उस कंडक्टर के लेंथ पर, लेंथ आपका। दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तीसरा आपका है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब वो वायर किस मटेरियल से बना है। और चौथा आता है हमारा टेम्परेचर। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया है। 4 फैक्टर्स है, लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर है जो एक वायर के रेसिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। यानी इन पर डिपेंडेंट करता है कि उस वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा। ठीक, पहला आता है लेंथ ऑफ वायर। क्या है भाई? तो लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, क्या है? लंबाई। यानी कहा जाता है कि इसमें वो जान जाइए आपकी जो रेसिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के। यानी इस केस में आपको बस जानना है कि इसमें रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। पहला एक पॉइंट के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है। तो मान लीजिए यदि सिलेंडर के फॉर्म में हमारा वायर है, इस तरह से वायर जनरली सिलेंडर के फॉर्म में भी हमारा होता है। तो सिलेंडर के फॉर्म में जो ये वायर, सपोज कीजिए ये वायर है, तो इसका जो ये पॉइंट है, ये एरिया जो आपको दिख रहा है सामने वाला, यानी वायर के दोनों एंड, अगर ये कंप्लीट वायर होगा तो इस तरह से होगा, जैसा एरिया इधर वैसा ही एरिया इधर होगा। तो वायर के दोनों एंड पर जो एरिया है, दोनों एंड का एरिया, ये जो एरिया आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, यही कहलाता है क्रॉस सेक्शन
एरिया। तो कहा जाता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो रेसिस्टेंस होगा ये क्या होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेसिस्टेंस और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही कम रेसिस्टेंस। यानी जितना मोटा वायर होगा उतना ही कम रेसिस्टेंस होगा और जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि लेंथ डायरेक्टली है और एरिया इनवर्सली है। तो एरिया ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया एरिया, तो वायर मोटा हो गया, और जब ये एरिया बड़ा हो गया तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा आता है नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल मतलब वो वायर किस मटेरियल से बना है, सिल्वर से बना है, एल्युमिनियम से बना है, कॉपर से बना है। अब सिल्वर को सबको पता है कि सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर है, दी बेस्ट है। ठीक, इसका मतलब अगर हम लोग सिल्वर का वायर लेते हैं, ज्यादा उसमें रेसिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों, इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसमें करंट तेजी से पास करता है और रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट के पास को रोकता है। इसका मतलब उसमें रेसिस्टेंस कम है, रेसिस्टेंस उसमें कम है तब तो तेजी से करंट पास कर रहा है, क्योंकि रेसिस्टेंस का काम क्या था, तो करंट के फ्लो को रोकना। ठीक है, तो सिल्वर पर अगर कॉपर लेंगे तो थोड़ा सिल्वर से कम उसमें करंट पास करता है, लेकिन पास करता है। इसका मतलब सिल्वर से ज्यादा रेसिस्टेंस कॉपर वाले मटेरियल में होगा। ठीक है, तो नेचर तो समझ में आ गया। अगर वुड ले लिया जाए, पेपर का वायर बना दिया जाए, उसमें करंट ही नहीं पास होगा। इसका मतलब क्या है भाई, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है उसमें, करंट को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, तो फ्लो कहां से कराएगा। ठीक है, अगला आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये आपका डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, सॉरी कंडक्टर है कि सेमी कंडक्टर है। जनरली इंसुलेटर तो पास कराता नहीं, कंडक्टर करंट पास कराता है और थोड़ा बहुत सेमी कंडक्टर पास कराता है। ठीक है, तो इस पर आपको डिपेंड करने लगता है टेम्परेचर पर। ठीक, तो याद रखना है आपको बस यहाँ पर कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टर के केस में। ठीक है, कंडक्टर वाले केस में टेम्परेचर क्या करता है, रेसिस्टेंस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट करता है। यानी रेसिस्टेंस तभी बढ़ेगा जब टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेन आपको बस ये 2 पॉइंट जानना है, बस इन दोनों के बारे में जाना है कि हाँ नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। 2 पॉइंट को आप डीपली पढ़ना है आपको, लेंथ ऑफ वायर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो पहला तो समझ में आएगा, लेंथ ऑफ वायर पर डायरेक्टली और क्रॉस सेक्शन एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों पॉइंट को उठा लिया जाए, ठीक, अगर हम लोग पहला और दूसरे केस को उठा लिया जाए, दोनों फैक्टर्स को, तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्या भाई, तो पहला पॉइंट से हम लोग एक चीज पढ़े कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पहला इक्वेशन। दूसरा से पढ़े R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, हमारा दूसरा इक्वेशन। अगर इन दोनों को कंबाइन करें, मतलब हम लोग अगर फ्रॉम 1 and 2 करते हैं, क्या R को हम लोग बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल L बाई A, बोला जा सकता है। दोनों को कंबाइन कर दिए, फिर से प्रोपोर्शनल का साइन यदि हम लोग हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट टर्म आएगा और यहां पर आने वाला होता है रो L बाई A। क्या आया, रो। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, रो, RHO। लेकिन ये रो है क्या, तो इसको कहते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ठीक है, इस केस में जो R इज इक्वल टू रो L बाई A आया तो पढ़ते हैं रो, और ये होता क्या है, तो रेसिस्टिविटी होता है। तो यहां से आपका आ गया एक फॉर्मूला, क्या, R इज इक्वल टू रो L बाई A। यानी अब इससे क्वेश्चन आपका पूछता है, क्या ऐसे पूछेगा, तो आपका रेसिस्टेंस दे देगा, रेसिस्टिविटी दे देगा, लेंथ दे देगा, एरिया पूछ देगा। ठीक है, मान लीजिए एरिया दे दिया, ठीक, लेंथ दे दिया, रेसिस्टिविटी दे दिया, रेसिस्टेंस पूछ देगा, बन सकता है। थोड़ा सा अगर और इसमें हम लोग डीपली जाया जाए इस फॉर्मूला में, तो ध्यान से देखिएगा, एरिया आपका क्या करता है, तो वेरी करने लगता है। क्यों, क्योंकि इट मे बी कि वायर जो है सिलेंडर के फॉर्म में हो, अगर क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा तो सपोज कीजिए अगर क्यूबॉइड के फॉर्म में वायर है, हमारा क्यूबॉइड के फॉर्म में वायर है, तब क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों एंड, और अगर क्यूबॉइड के फॉर्म में है, क्यूबॉइड बोल रहे हैं, ठीक है, यानी क्यूबॉइड बोलने का मतलब क्या है,
कि सारा का सारा जो होगा वो किस चीज से बना होगा, तो वो रेक्टेंगल फेसेस होगा। जो भी 6 फेसेस होंगे इसमें वो सब के सब क्या होने चाहिए, रेक्टेंगल होने चाहिए क्यूबॉइड में। तो अगर दोनों एंड का बात किया जाए क्यूबॉइड वाले का, तो ये एरिया अब कैसा दिखे देगा, सर्कल के फॉर्म में नहीं, रेक्टेंगल के फॉर्म में। यानी एरिया तो आपका वेरी करेगा। यदि वायर सिलेंडर के फॉर्म में होगा, यदि वायर सिलेंडर के फॉर्म में होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा कि नहीं होगा, सामने से यही ना दिखाई देगा हमें। यानी इस केस में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यदि हमारा क्यूबॉइड के फॉर्म में हो कौन वायर, मतलब इस तरह से वायर हो हमारा, क्यूबॉइड के फॉर्म में यदि वायर होगा, ठीक है, क्यूबॉइड के फॉर्म में अगर वायर हो तब यहाँ का एरिया हमें रेक्टेंगल मिलने वाला है। क्या मिलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया रेक्टेंगल, जिसका एरिया क्या होगा, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। यदि वायर हमारा क्यूब के फॉर्म में होगा, ठीक है, क्यूब के फॉर्म होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या निकल कर आएगा, तो भाई ये स्क्वायर निकलेगा, जिसका एरिया ए स्क्वायर होता है। यानी इस केस में ए हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये अब आपके वायर पर डिपेंड करता है कि वायर किस शेप में दिया है। सिलेंडर के फॉर्म में तो क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर सिलेंडर के फॉर्म में होगा तो ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। यानी हम लोग इसमें एक चीज और बढ़ा सकते हैं ना, कि अगर हमारा सिलेंडर के फॉर्म में हो तब आर इज इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा जिसमें फैक्टर से इफेक्टिंग रेसिस्टेंस है, तो वहां से हमने निकाला कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आया, जिसमें रो हमारा क्या था, तो रेसिस्टिविटी था, ठीक। अब हम लोग उस रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि वो रेसिस्टिविटी है क्या, उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। लेंथ तो समझ में आ रहा है, रेसिस्टेंस का पढ़ चुके हैं, वो भी एक प्रॉपर्टी था हमारा जो करंट के फ्लो को रोक रहा था, वो भी पढ़ लिए हैं। एरिया तो समझ ही में आ रहा है, ये भाई रो को कैसे डिफाइन करेंगे, अब वो हम लोग देखते हैं। तो टॉपिक डाल दिया हमने रेसिस्टिविटी। तो ध्यान से देखिएगा, रेसिस्टिविटी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अच्छा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस से क्या पता चल रहा है कि रेसिस्टिविटी होता रेसिस्टेंस ही है, यानी इसका भी काम वही है जो रेसिस्टेंस का काम है, फ्लो ऑफ करंट को रोकना, ठीक है। लेकिन ये एक स्पेसिफिक है, यानी स्पेशल टाइप का रेसिस्टेंस होता है। कौन, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस ही है, काम रेसिस्टेंस वाला ही है, यानी फ्लो ऑफ करंट को ही रोकेगा। यदि ज्यादा रेसिस्टेंस है तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें फ्लो ऑफ करंट कम होगा। इसका मतलब यदि ज्यादा रेसिस्टिविटी भी होता है, किसी वायर का रेसिस्टिविटी यदि ज्यादा है, मतलब उसमें भी फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, तो कम होगा, क्योंकि ये भी एक स्पेशल टाइप का रेसिस्टेंस होता है। और किस तरह का होता है स्पेशल टाइप का रेसिस्टेंस, अब वही हम लोग डिफाइन करेंगे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे रेसिस्टिविटी, ध्यान से देखिएगा। हमारा फॉर्मूला निकल कर आया था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अभी हम लोग निकाल कर आए पिछले टॉपिक में। क्या यहाँ से अगर हमें डिफाइन करना है रेसिस्टिविटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं, तो रो का फॉर्मूला क्या यहाँ से आर ए बाई एल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग एक ऐसा वायर लेते हैं, ठीक, एक वायर एज्यूम करते हैं जिसका लेंथ हमारा 1 मीटर है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसका रेसिस्टेंस R है। वायर का रेसिस्टेंस R है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है वो 1 मीटर का है। यानी यहां से हम लोग अब इसका अगर हम रेसिस्टिविटी निकालें इस वायर का, तो क्या हमें एरिया की जगह 1 मीटर स्क्वायर रखना होगा और लेंथ की जगह 1 मीटर रखना होगा। रेसिस्टेंस तो R दिया ही है, यानी हम बोल सकते हैं इस वायर के लिए कि इसका जो रेसिस्टिविटी होगा R इंटू एरिया की जगह 1 रखेंगे, लेंथ की जगह 1 रखेंगे, यानी रो इज इक्वल टू क्या हो गया, R। ये रो क्या था, तो इस वायर का रेसिस्टिविटी था ना, रेसिस्टिविटी, और R क्या है भाई, तो ये इस वायर का रेसिस्टेंस था। तो ये ध्यान से देखिएगा, इस वायर का रेसिस्टिविटी इसके रेसिस्टेंस से इक्वल हो गया, यानी ये एक स्पेशल टाइप का तो रेसिस्टेंस है, दोनों आपस में इक्वल है। यानी रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, रेसिस्टिविटी को रेसिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। न्यूमेरिकली इक्वल होना चाहिए,
लेकिन अंतर क्या है तब दोनों में, तो दोनों तो है लेकिन रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के इक्वल तब होगा जब उस वायर का लेंथ 1 मीटर हुआ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हुआ, तब ना रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के इक्वल हुआ। यानी रेसिस्टिविटी एक स्पेशल टाइप का रेसिस्टेंस तो है, लेकिन केवल और केवल उस वायर के लिए जिस वायर का लेंथ कितना होना चाहिए 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो डिफाइन कैसे करेंगे, लैंग्वेज में कैसे देंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ that wire when the wire is 1 meter long and 1 meter square in cross section area। ठीक है, वायर का रेसिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल होगा उसके रेसिस्टेंस के, लेकिन कब, उस वायर के लिए जिस वायर का लेंथ कितना हो चाहिए 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तब हम कहेंगे कि हाँ रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो ये आपको डिफिनेशन देना है, जब भी एग्जाम में है डिफाइन रेसिस्टिविटी इसको छाप देना है। ठीक है, समझ में आया। रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टेंस है कब के लिए, जब उस वायर का लेंथ कितना है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो क्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी एक स्पेशल टाइप का रेसिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन इस वायर में जो प्रॉपर्टी दौड़ रहा है, जो प्रॉपर्टी भाग रहा है पूरे वायर में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, पूरे वायर में जो प्रॉपर्टी है। लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम याद रखिएगा, बोला जाता है पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना रेसिस्टेंस पाया जाता है वो रेसिस्टिविटी कहलाता है। वायर के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना रेसिस्टेंस पाया जाता है वो उसका रेसिस्टिविटी कहलाता है। तो वायर के कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए, मतलब कौन वायर कितना ज्यादा कंडक्टेंस, कितना ज्यादा करंट पास करा सकता है, किसका प्रॉपर्टी ज्यादा है करंट पास कराने का, ये हम लोग रेसिस्टेंस से नहीं रेसिस्टिविटी से पता करते हैं। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस तो पूरे वायर का प्रॉपर्टी शो करेगा, हमें कंपेयर करना होगा। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही से ना, अगर 5 आम का दाम है 10 रुपया और 10 सेब का दाम है 20 रुपया, तो क्या कहिएगा कि इसका 10 रुपया लगा इसका 20 रुपया लगा, मतलब इसमें ज्यादा पैसा इसका लग रहा है। नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं। 20 रुपया में 10 आम खरीदे हैं और 10 रुपया में 5 ही आम खरीदे हैं, तब कंपेयर कैसे कर सकते हैं। हमें इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि इस 5 आम को 1 आम में चेंज करते हैं कि 1 आम का दाम कितना होगा। इस 10 सेब का भी पता करेंगे कि 1 सेब का दाम कितना होगा। तो यहां से पता चलेगा कि 1 आम का दाम कितना है, तो 1 आम का दाम भी आपका है 5 रुपया और 1 सेब का भी दाम कितना है, यहां से 2 रुपया होना, 5 रुपया बोल रहा है, 2 रुपया है। ठीक, और 1 सेब का भी दाम 2 रुपया है। तो बात बताइए कि कौन महंगा है कौन सस्ता है, दोनों इक्वल है। लेकिन दिख रहा था कि इसमें 20 रुपया लगा इसमें 10 रुपया लगा था, लेकिन जब हमने 1-1 के इक्वल किया, 1 आम का दाम और 1 सेब का दाम निकाला, तो पता चला दोनों का 2-2 रुपया लगा है, यानी दोनों इक्वल है। तो जब हमें कंपेयर करना होता है तो रेसिस्टेंस से थोड़ी ना कर पाएंगे, रेसिस्टिविटी से हम लोग कंपेयर करते हैं, क्योंकि रेसिस्टिविटी 1 यूनिट वॉल्यूम का पता करता है। अगर ये वायर है तो इस वायर में 1 यूनिट वॉल्यूम में, क्योंकि इसमें लेंथ भी है ब्रेथ भी है हाइट भी है, लेंथ ब्रेथ हाइट होने का मतलब क्या है 3D फिगर, तो वायर तो 3D फिगर ही होता है, 2D फिगर थोड़ी ना होता है, लेंथ भी होता है ब्रेथ भी होता है हाइट भी होता है, तो ये तो 3D फिगर शो ही कर रहा है। तो 1 वॉल्यूम में 1 यूनिट वॉल्यूम में जितना रेसिस्टेंस होता है वो उसका रेसिस्टिविटी होता है। तो जब 2 वायर के बीच में कंपेयर करना होगा तो हम लोग रेसिस्टिविटी से कंपेयर करते हैं, इसीलिए रेसिस्टिविटी के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ा, नहीं तो रेसिस्टेंस से तो काम चल ही जाता, काहेला रेसिस्टिविटी पढ़ते। लेकिन हमने क्या किया, ऐसा ट्राई किया कि हम लोग 1 वॉल्यूम का पता कर ले रेसिस्टेंस, जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, तो वहां से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा तो काम तो रेसिस्टेंस वाला ही करेगा, यानी फ्लो ऑफ करंट उसमें कम होगा। जिसका ज्यादा रेसिस्टिविटी उसका कंडक्टिविटी कम, यानी फ्लो ऑफ करंट कम। तो यहां से एक चीज निकल कर हमारा आ गया, ये तो समझ में आ गया।
एक हमारा वन वर्ड के लिए क्या आ गया कि रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी VT, ठीक है। ये हमारा वन वर्ड के लिए निकल कर आ गया। जिसका जितना ज़्यादा रेसिस्टिविटी होगा उतना ही कम कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी क्या है, तो ये है आपका रेट ऑफ फ्लो, फ्लो ऑफ करेंट यानी I, किस रेट से करंट आपका फ्लो कर रहा है। तो जितना ज़्यादा रेट से करंट फ्लो करेगा, तो करंट कब ज़्यादा रेट से फ्लो करेगा, जब उसका रेसिस्टिविटी कम होगा। तो ये दोनों में कैसा रिलेशन, क्या का, इनवर्सली का। एक चीज इसका लास्ट टॉपिक आपका बच गया, इसके SI यूनिट का बात करेंगे, ठीक है। यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट आपसे फॉलोइंग बोला गया था, फॉर्मूला लिखिए, यूनिट निकालिए। फॉर्मूला लिखिए, रो का क्या होता है, यानी रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू RA/L, ठीक है, क्योंकि R इज इक्वल टू रो L/A, यहां से निकाले हैं, ठीक। ये क्या है, रेसिस्टेंस, R क्या था, रेसिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा ओम। एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर। लेंथ क्या है, लेंथ तो लंबाई है, यानी मीटर में ही मेजर करेंगे, मीटर। मीटर से 1 मीटर कटेगा, ठीक, 1 मीटर बच जाएगा, यानी क्या बचा, ओम इंटू मीटर, किसका, तो ये आ गया रो का क्या, SI यूनिट, ओम मीटर। यानी इसको अगर लिखना होगा तो इस तरह से लिखिए, ओम मीटर, ठीक है, या ओम मीटर स्क्वायर। तो यहां से ध्यान से देखिए ना, यहां से नहीं मिल रहा है हम लोग को क्या, तो ये क्या है, ओम किसको शो करेगा, रेसिस्टेंस को, लेकिन मीटर के तौर पर यानी लंबाई पर एक ही लंबाई लेना है, एक ही मीटर हमें लेना है। 1 मीटर में जितना आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस, 1 मीटर लंबा में जितना रेसिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, उसका रेसिस्टिविटी। 1 मीटर लंबा वायर में जितना रेसिस्टेंस होगा वो उसका रेसिस्टिविटी कहलाएगा। तो केवल लंबा नहीं ना होगा भाई, उसका एरिया भी तो कुछ होगा, ऊपर भी तो कुछ जाएगा, हाइट भी तो होगा। केवल लंबाई लेंगे, उसका हाइट और चौड़ाई नहीं लेंगे, वो भी लेंगे। तो जब वो भी लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो जनरली हम लोग वॉल्यूम से ही डिफाइन करते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना रेसिस्टेंस हुआ वही क्या कहलाता है, उसका रेसिस्टिविटी कहलाता है। तो यहाँ से आपका रेसिस्टिविटी टॉपिक भी खत्म हो। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। मतलब कैसे हम लोग कोई भी रेसिस्टेंस को सर्किट में कंबाइन करते हैं, जिसमें हमें 2 ही केस पढ़ना होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। मतलब सीरीज कंबाइन करते हैं और पैरेलली कंबाइन करते हैं हम लोग रेसिस्टेंस को सर्किट में। तो अगले लेक्चर में हम लोग उन्हीं 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमें पहचानना, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सर्किट कैसे सीरीज में कंबाइन है, कौन पैरेलल में कंबाइन है, क्योंकि वहां से आपका क्वेश्चंस आता है न्यूमेरिकल बेस्ड, डायग्राम देगा, पहचानना होगा और बनाना होगा। अगले लेक्चर में बात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।